आज इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन के नए कड़ी में आपका स्वागत है। आज मैं बताने जा रहा हूँ एक फेल्योर केस के बारे में, जो कि है मधुदाबाद के पास राजा चौक पर। ये बिल्डिंग अपने ही एक्सिस से टिल्ट होते जा रहा है। एक साइड कह सकते हैं ये फाउंडेशन को फेल कर रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बिल्डिंग हमेशा सीधा दिखने में लगता है, लेकिन इसके अंदर की कंस्ट्रक्शन जो कि है फेल्योर केस के बारे में। चलिए जानते हैं कि आखिर कैसे फेल किया है। तो हमारे पास सिविल इंजीनियर की परिभाषा में 3 केस माने जाते हैं: जनरल शियर फेल्योर, लोकल शियर फेल्योर और पंचिंग फेल्योर। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस बिल्डिंग में 3 फेल्योर में से 2 फेल्योर इस पे लग रहे हैं। पहला आप देखेंगे कि जनरल शियर फेल्योर, जो कि आपके प्रोपोज्ड जो एरिया प्लान है उस पे लग रहा है, जिसमें बल्जिंग और रिलेटिव जो सरफेस फेल्योर एरिया है वो दोनों दिख रहे हैं, जिसके कारण जो हमारा फाउंडेशन फेल हुआ है उसके आसपास बल्जिंग करते हुए सारा फ्लोर को तोड़ दिया है। तो बने रहिए नवीन कुमार शर्मा जी के साथ, जो आपको विस्तार में बताएंगे कि इसके कारण क्या क्या है और प्रिकॉशन क्या रखा जाएगा। तो देखते रहिए इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन में। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा कि हमारे पास जो एक प्लान आया था उसे देखने के लिए सुपरविजन करने जाना था। तो ये बिल्डिंग आप इंट्रोडक्शन में तो जान ही चुके होंगे कि ये बिल्डिंग कहाँ की है। तो चलिए उसके विस्तार में जानते हैं। तो जैसा आप देख रहे हैं, फाउंडेशन का जो था केस, उसमें नीचे का जो फ्लोर था वो क्या हुआ, बल्जिंग के कारण दोनों साइड से क्या हुआ, उठ गया था एक कर्वेचर की तरह से, जिसके कारण क्या हुआ कि पूरा फर्श हमारा टूट रहा था और उसमें क्रैक्स ज़्यादा आ रहे थे। यही कारण था कि वहाँ पे ज़्यादा ही मतलब कह सकते हैं कि लोडिंग जो था अनस्टेबल केस में बनाया गया था। क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपका डाइजेस्टिंग कैपेसिटी 10 रोटी का है और आपको 1 रोटी ही दिया जाए तो क्या होगा, कमजोरी तो आएगी। इसी तरह से जहाँ पे मान लीजिए जो पिलर हमारा जो थिकनेस होता है वो थिकनेस भी कम किया गया था। 20 फीट में 10 बाय 10, 10 बाय 9 इंच का पिलर था। अब सोच सकते हैं कि उसका क्या स्थिति होगा। उस पर भी G+3 बनाया गया है। स्वाभाविक है कि वो पिलर अभी तो टिका हुआ है, बकलिंग आएगा तो क्या होगा उस केस में। अगर बकलिंग आया तो उस पिलर की स्थिति दयनीय हो जाएगी। अभी तो सिर्फ सेटलमेंट हुआ है फाउंडेशन का। सेटलमेंट 2 चीज़ इसमें किया गया है, एक तो जनरल शियर फेल्योर था और दूसरा जो है फाउंडेशन जब फेल करता है तो उसे पंचिंग शियर भी आता है। और इसका जाल जो बोला था कि मेश बनाए हैं, मेश बनाने में भी गलती की गई। सिंगल एक पटरे की तरह नीचे डाल दिया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि हमारा जो भी वहाँ पे वर्क हुआ है वो सीधा एक सेटल कर गया। तो हमारे पास डिफाइंड फेल्योर, सरफेस भी छोटा हो गया और साथ में जो है एक जो शियर फेल्योर जो हमारा होता है, जो बल्जिंग हुआ, वो होते होते एक ही सडन सेटलमेंट हो गया। तो आपको पता होगा कि डिफाइंड फेल्योर जब होता है तो कितना ज़्यादा हार्मफुल करता है, जिसके कारण हमारे पास जो क्वाड्रेंट है वो छोटे हुए, लेकिन उसका जो सेटलमेंट कर्व है वो बहुत ही ज़्यादा डिफॉर्म हो गया। मतलब लोड कम पड़ा और सेटलमेंट ज़्यादा हुआ। तो ये सब का कॉज था। और इसका प्रिकॉशन क्या है? अगर प्रिकॉशन की बात करते हैं तो प्रिकॉशन में हम जानते हैं कि जब हम एक फेस अगर पूरा डाउन हो रहा है तो हमें उसमें रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ती है और रिपेयरिंग सामने में कराते हैं, क्योंकि उसका थोड़ा सा भी गलती कॉज वही रहेगा और आपको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। तो जब भी छत आप देखें तो बीम चलाने के बाद उस पर आपको वर्क करना पड़ेगा। आपको नीचे से साइड में सपोर्ट एक फाउंडेशन के साथ पिलर निकाल के उस जो बीम होगा उस पर रेस्ट कराना होगा, जिससे क्या होगा कि लोडिंग जो है आपका वो उस पिलर के बजाय इस पे भी कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिसके कारण आपका जो है केस स्टेबल
बहुत हद तक हो जाएगा। यही एक मेन फैक्टर है और सुपर आपका वर्क दिखाएगा। इसके अलावा आप कितना भी ट्रीटमेंट कर लीजिए, इसका दूसरा कोई निदान नहीं है। जी हाँ, कोई निदान नहीं है। उस बिल्डिंग को या तो आप गिरा दीजिए या फिर जो बताए हैं वही आपको करना पड़ेगा। मैंने सब कुछ समझा दिया। अब बात आती है पार्टी पे। पार्टी अगर उस छोटे से एक्सपेंस को अगर झेल पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो पूरा बिल्डिंग आपका डिसेटल हो जाएगा। तो आप अपने आप पे ही भुगतिए, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मैं तो नहीं लेने वाला और ना ही कोई भी कंसल्टेंट इंजीनियर लेगा। इसीलिए कहते हैं कि पहले ही आपको ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए कि एक इंजीनियर का रोल क्या होता है। ये जो हमारे नए क्लाइंट है ये ज़रूर समझ गए होंगे कि अब अगली बार जो भी बिल्डिंग बनाएंगे उसे बिना इंजीनियर का हम बिना दिखाए काम नहीं करेंगे। तब अब बात कर लेते हैं जो सेटलमेंट हुआ है उसमें क्या क्या सेटलमेंट किया गया था, यानी कि फाउंडेशन के द्वारा जो सेटलमेंट हुआ है वो सभी एक साथ नहीं हुए, यानी कि ये सेटलमेंट है डिफरेंशियल सेटलमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं कि डिफरेंशियल सेटलमेंट क्या होता है और इसे बचने के उपाय क्या क्या हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि अगर हमारा सेटलमेंट अगर डिफरेंशियल है तो पहला कॉज हो सकता है कि सॉइल जो है वो स्ट्रक्चर के जो है सबसे नीचे, यानी कि जब लोडिंग हम केस सॉल्व करते हैं तो हम टॉप टू बॉटम जाते हैं। तो इसमें हमारा स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल जो बियर कर सकता है लोड, उससे ज़्यादा लोड आपका स्ट्रक्चर का है तो ये फेल कर सकता है। यही फेल करने से क्या होता है कि सिंकिंग आती है। सिंकिंग आने के कारण ही सेटलमेंट होता है, जिस सेटलमेंट के कारण कंस्ट्रक्शन हमारा सर्विस पीरियड तक हमारा सेफ दिखता है, लेकिन वह धीरे धीरे नीचे सिंक होते चला जाता है। जैसे कह सकते हैं जनरल शियर फेल्योर और पंचिंग शियर फेल्योर। कैसे कैसे आपके कॉज हैं वो भी देखते हैं। तो पहला कॉज है अनइक्वल सेटलमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, जो कि पायर, फाउंडेशन और फुटिंग होता है ड्यू टू लूज स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, जिससे हमारा अगर मान लीजिए इसका मतलब हुआ कि अगर हमारा जो फुटिंग है वो अनइक्वल सेटलमेंट होता है, यानी एक साइड का अगर दबता है तो दूसरे साइड का नहीं, वो रिजिड रहता है, जिसके कारण अनइक्वल सेटलमेंट होता है। जैसा कि आपको पता है कि सॉइल के कर्व में जब हम देखते हैं तो ओवर जो हमारा अंडरनीथ होता है स्ट्रक्चर का, उसमें एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होते रहता है। अगर उसका सर्विसिबिलिटी एरिया, यानी कि उसका जो फुटिंग का अपना जो शेप है और लोडिंग कैपेसिटी जो सॉइल पे देता है, अगर दोनों एक्सपेंशन एक साथ अलग अलग तरीके से करे तो भी सेटलमेंट हो सकता है। अब बात करते हैं तीसरे कॉज के बारे में, हाईली एक्सपेंसिव सॉइल। हाईली एक्सपेंसिव सॉइल का मतलब है कि जब हमारा सॉइल एक्सपेंशन में सबसे ज़्यादा, यानी कि वो लूज हो जाता है ड्यू टू हैवी लोड, जितना कि वो बियर नहीं कर सकता है, तो ये सॉइल एक्सपेंस होते रहता है। चौथा कारण है फ्रस्ट एक्शन इन सॉइल, जिसमें हमारे पास सॉइल का तीसरा कारण डॉट कंडीशन ऑफ साइट, चौथा फ्लडिंग प्रॉब्लम, पांचवा पुअर ड्रेनेज सिस्टम, छठा पुअरली कॉम्पैक्टेड सॉइल सिस्टम। जी हाँ, यही एक और काउज है। यही एक और काउज है जो आप इस साइट पे देख रहे हैं, जो कि मैंने शुरू से बताया है। इसमें पुअरली कॉम्पैक्टेड भी किया गया था सॉइल का,
यानी कि प्रॉपर जो कहते हैं आम भाषा में धुरमुस, या उसे सही से मिट्टी को बैठाया नहीं गया था, जिसके कारण भी हमारा जो बिल्डिंग है उसमें फाउंडेशन का सेटलमेंट हुआ। और अगर प्रॉपर नहीं होता है तो क्या होता है कि पिल जो साइड पे फाउंडेशन है उसे शिफ्ट होने में जरा भी देरी नहीं होती और वह डिफरेंशियल सेटलमेंट कर बैठता है। अगला है वाइब्रेशन फ्रॉम नियरली कंस्ट्रक्शन साइट्स। हाँ, इसमें क्या है कि आपके अगल बगल के कंस्ट्रक्शन साइट्स पे अगर हैवी वाइब्रेशन आते हैं जिसके कारण आपके मकान में भी कंपन या कहें तो मैग्नीट्यूड बढ़ जाता है, जिसके कारण आपके जो स्ट्रेंथ ऑफ जो स्ट्रक्चर है वो भी वीक हो जाते हैं। अगला है फाउंडेशन ओवर पुअर सॉइल। ये तो सबसे महत्वपूर्ण और हैवी जैसे कह सकते हैं मेजर कॉज है आपके घर बनाने के लिए। पुअर सॉइल पे मकान बनाना उतना ही मुश्किल है जितने लोहे का चने चबाना। हाँ, कह सकते हैं ऐसा, क्योंकि पुअर सॉइल पे अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बिना सॉइल इन्वेस्टिगेशन के आपका मकान कितना लोड बियर कर सकता है, अगर उससे बढ़ जाएंगे तो यही कारण होगा। जैसा आप राजा चौक पे एक हमारे क्लाइंट का बिल्डिंग देख रहे हैं, जहाँ पे अच्छे से सेटलमेंट अगर है, हमारा सॉइल अच्छा है, वहाँ पे फाउंडेशन रिजिड है और जिधर लूज हुआ सारा लोड उधर शिफ्ट होके उसे धीरे धीरे झुकाने लगा। अब बात कर लेते हैं कि इसे बचा कैसे जा सकता है। तो शुरुआत में ही आपको जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन सॉइल में करना पड़ेगा। उसके बाद आपके इन्वायरमेंटल जो सराउंडिंग आपके जो इन्वायरमेंट हैं उसे आपको जानकारी लेनी पड़ेगी कि वहाँ की हवा, मिट्टी, पानी, वाटर लेवल और एक्वाफर किस तरह से है और वो क्या इम्पैक्ट आपके स्ट्रक्चर पे कर सकते हैं। प्रॉपर बीम सिस्टम होना चाहिए। हमारा सॉइल एक्सपेंसिव नेचर का बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ध्यान रहे, एक्सपेंसिव नेचर का होगा तो हमारे जो फुटिंग है उसमें बल्जिंग ज़्यादा आएंगे और जो डिफाइंड फेल्योर सरफेस कर्व है वो आपका जो है लोड कम और सेटलमेंट कर्व ज़्यादा बनाएगा, जिससे आपके फाउंडेशन फिर से फेल्योर केस में चला जाएगा। कारण है कि अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें, अगर संभव है तो एक लेवल पे आप अपना फाउंडेशन को बनाएं। एक लेवल पे बनाने पे क्या होता है कि लोड इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है एट ईच फाउंडेशन, जिसके कारण आपका स्ट्रक्चर सालों साल तंदुरुस्त रहेगा। हमेशा ही आप अवॉइड करें कि ड्राइंग और वेटिंग कंडीशन में आप अपना फाउंडेशन को बिल्कुल ना ले जाएं, लेयर बाय लेयर वर्क ना करें और वर्क हमेशा एक लेवल पे किया जाता है। इसीलिए इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए अगर आपका भी मकान इस तरह से गलती किया गया है तो ध्यान देने वाली बात है और संपर्क नीचे नंबर दिया हुआ है जरूर करें कि आपका भी घर कहीं इस तरह के कंडीशन से जूझ तो नहीं रहा। अगर जूझ रहा है तो आप भी सचेत हो जाइए कि आपका भी बिल्डिंग फेल्योर केस के तरफ बढ़ता जा रहा है।